बच्चा पार्टी। आज हम लोग का नंबर है वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट 2। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने करे थे वो थोड़े बेसिक थे, मतलब हम एनसीईआरटी से बाहर निकल रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे एडवांस की तरफ जाने की। तो अब इसमें देखो हमें करना क्या है। जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यही पढ़ाया था। अब इसमें सोचो वर्क डन में कौन कौन से वो फोर्सेस हैं जो जनरली हम लेते हैं। अब मेरी ध्यान से सुनना। जैसे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, तुमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। दूसरा हो सकता है कि वर्क डन कोई एक्सटर्नल फोर्स कर रहा हो, है ना। नंबर थर्ड हो सकता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, जैसे ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिक है, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। तो ये थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हम यहाँ पर लेंगे उन सभी का वर्क डन निकालो और वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यानी चाहे वो कंजर्वेटिव हो या वो नॉन कंजर्वेटिव, यही हमने पढ़ा था। अब देखो ये एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकले, उसने बार बार एक ही चीज बोली थी, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो ऑल में हमने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी को ले लिया। अब यहाँ पर सोचो कि जब हम और आगे पढ़ते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो वहां में पढ़ाया जाता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पढ़ा हुआ है, बेसिक उसका तुम्हें आता है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसका यहाँ पर यूज करूं तो अब इक्वेशन देखना, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा यू। किसकी जगह लिखा, ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स की जगह लिखा। ये किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ लिख दोगे तो इक्वल किसके रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूँ, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, और इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ रही है। ये पूरी एक इक्वेशन बन के हमारे पास आ गई। अब बच्चा पार्टी यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना है, देखो कुछ ट्रिक्स भी दिमाग में आती है जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कि जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा और कंजर्वेटिव वाला वर्क डन होगा तो वो हम राइट साइड में लेने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, लेफ्ट में हम तभी कुछ लिखेंगे जब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव होगा या एक्सटर्नल होगा। और दूसरी चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले अपने दिमाग में ये बिठा लो कि चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो और चाहे वर्क डन हो, दोनों फ्रेम पर डिपेंड करते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल करो कभी ये गलती मत कर देना कि स्पीड जैसे हमें निकालनी पड़ेगी, तो स्पीड निकालना है तो एक ही फ्रेम से दोनों का निकालना है। ये नहीं कि स्पीड एक का निकाल दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और दूसरे का निकाल दिया जिसपे बैठे थे, मान लो नॉन इनर्शियल है, उसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर गलत आएगा। दूसरा ये दिमाग में रखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इनर्शियल के लिए भी वैलिड है और नॉन इनर्शियल के लिए भी वैलिड है, ये तो दोनों के लिए वैलिड है। तो कई हो सकता है जब बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाया जाए तो लिफ्ट ऐड कर दी जाए, तो वहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम भी आएगा। तो दो, मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चंस में जब डिस्प्लेसमेंट निकालो, स्पीड निकालो, वर्क डन निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो सारी चीजों का फ्रेम एक ही होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लूं छोटा सा, क्योंकि आज हमें अच्छे क्वेश्चंस पर जाना है। अब ये एग्जांपल देखना छोटा सा मैं क्या ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पर ये ग्राउंड, ठीक, और ये है एच हाइट, यहाँ पर कोई एक एम मास की बॉडी है। मैं इसको इनिशियल स्पीड यू से रिलीज कर देता हूँ। जब इसको रिलीज करोगे तो ये ऐसे नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी और यहाँ पे पहुंच जाएगी, पहुंच गई। मैं इस प्रॉब्लम को वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप अपनी आदत ये डालोगे कि इसको लिखोगे कैसे। आदत ये होनी चाहिए कि जब भी हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, हर क्वेश्चन में यही प्रैक्टिस होगी। वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल में लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन काइनेटिक, लिख दिया। अब यहाँ पर सोचो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बोला कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या मैंने एयर की बात की? नहीं। तो हमारा ये वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ। समझने की कोशिश करना, क्या एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कोई लग रहा था? नहीं। ये कितना हुआ, 0 हुआ।
तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें टोटल 0 मिला। अब हम राइट में गए। इस डेल्टा यू का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो सोचो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ पर एक बात आएगी क्वेश्चन की डिमांड पे। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में हमें क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं जहां से तुम हाइट को मेजर करोगे। तो हमने क्या किया, मान लिया ये जो हमारा ग्राउंड है ना, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। अब मुझे यहाँ दो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, फाइनल और इनिशियल। तो जब मैं फाइनल लिखूंगा तो ये बॉल फाइनली कहाँ पहुंच जाती है? ग्राउंड पर पहुंच जाती है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 0। अब तुम समझ गए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी, mgh। फिर तुम्हें लिखनी है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट रेफरेंस लाइन से लेनी है। ये m मास की बॉडी है, कितनी पोजीशन पर है? h पर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे mgh। अब सोचो ये जो यहाँ पर लिखा है ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए था? मुझे लिखना चाहिए था डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या होगा? फाइनल लिखो और इनिशियल लिखो, यही हुआ ना। सोचो इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो इसके पास कोई ना कोई स्पीड होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv²। अब हमें चाहिए इनिशियल। क्या चाहिए? काइनेटिक। तो जब तुमने रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो इनिशियल काइनेटिक हो गई 0। अब पूरी इक्वेशन में देखो, mgh तुम्हें यहाँ पे मिला हुआ है और ये माइनस का मिला हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। अपने बेसिक्स मत बदलो। mgh होगा, राइट साइड में क्या होगा? हाफ mv² होगा। मास से मास कट गया तो स्पीड कितनी आ गई? √2gh। बोलो कर लिया ना सॉल्व? यही क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स में भी किया था। मतलब अभी मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें ये समझाया कि काइनेटिक एनर्जी में मैंने कुछ चेंज करा हुआ है। जो फाइनल इक्वेशन बन के आई वो सामने है। अब इसमें हम क्या करेंगे, धीमे धीमे अब इस क्वेश्चंस के हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। चलो अब इसका हम एक और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक, जल्दी से। बहुत बच्चों को डाउट रहता है, अक्सर ये पूछते हैं जैसे कैसा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक दिया होता है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर एक स्प्रिंग रखी होती है ऐसे, है ना। और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k, और ये वाली हाइट हमें दे दी जाती है h। और ये पूछा जाता है कि अगर इसको ड्रॉप किया जाए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लें, तो इस स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा। अब देखो हम इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी से करना चाहते हैं। गलती कहाँ होगी मैं बीच में बताऊंगा। सबसे पहले अपना टारगेट है वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने क्या आदत डलवाई है, एक बार फिर सुनो। सबसे पहले नॉन कंजर्वेटिव लिखोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखोगे। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ दिया नहीं, आप बार बार लिखवा क्यों रहे हो? मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अभी ये क्वेश्चन आसान है। जब इस इक्वेशन की तुम्हें हैबिट लग जाएगी तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पकड़ में आ गया है, वैल्यू डालते जाओगे और करते जाओगे। अब देखना, मैंने यहाँ लिखा था चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल। इसी टाइप से यहाँ था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक होगी और इनिशियल काइनेटिक होगी। अब ध्यान से देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ है नहीं, ये वर्क डन 0 होगा। एक्सटर्नल यहाँ पर है नहीं, ये भी 0 होगा। अब यहाँ पर मैं अगर माइनस वाले टर्म यानी इनिशियल और इनिशियल को इधर ले लूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, और ये किसके इक्वल होगा? फाइनल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक। बन गई हमारी इक्वेशन। अब मैं इसमें सोचने लगा कि यार ये वाला फॉर्मूला ना मुझे इसमें लगाना है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम कंजर्वेशन लॉ पे पहुंच गए, और इसी को मुझे अच्छी तरह पता है, तुम लोग बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ना। तो बेसिकली पूरी इक्वेशन से छोटी चीज निकालोगे तो कॉन्सेप्ट आपस में जुड़ते हुए नजर आएंगे, नहीं तो अलग अलग हेडिंगें पढ़ते रहोगे। अब बताओ, जब जरूरत पड़ेगी हम तब सोचेंगे। मैंने पूछा इनिशियल काइनेटिक बेटा क्या है, तुम बोलोगे सर ड्रॉप किया है तो 0 ले लो, लो हो गया। अब मैं पूछूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर mgh होगा क्योंकि ये h हाइट पर है, पर यहाँ गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सोचो, जब ये ब्लॉक यहाँ पर गिरेगा इस प्लेटफॉर्म पे, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना, तो ये नीचे आएगा और नीचे आएगा। ये ब्लॉक तब तक नीचे आता रहेगा जब तक कि उसका अपना स्पीड 0 नहीं हो जाता।
जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा उसके बाद वो स्प्रिंग को और कंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो सिचुएशन होगी मैक्सिमम कंप्रेशन की। तो जिस पॉइंट पर इसका स्पीड 0 हो जाता है वहां पर हम लेंगे रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन जहां से हाइट निकालोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट का लेना कैसे जाना है, उसका एक ही तरीका होता है, रेफरेंस लाइन बनाओ। तो अब बच्चों यहाँ गलती नहीं करना, तो कितना नीचे आ गया x, और जहां से ये चला था वो हाइट कितनी थी, वो थी h। अब इसमें देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हें लिखनी थी वो होगी mg, रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पर है h प्लस x, और ये किसके इक्वल होगा। अब ये कह रहा है फाइनल पोटेंशियल। जब ब्लॉक रेफरेंस लाइन पर पहुंच गया तो हाइट हो गई 0, तो ये हो गया 0 प्लस, अब यहाँ पर ये हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दी। क्या पूरी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 हो चुकी है, नहीं हुई है, क्योंकि ब्लॉक का हाइट 0 हुआ है, लेकिन उसी टाइम पे जो मैंने तुम्हें समझाया था ये पूरा जितना भी कुछ हुआ है ये स्प्रिंग के लिए अनवांटेड हुआ है। तो स्प्रिंग के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गई है, एक गुस्सा आ गई है, क्योंकि तुमने उसको नेचुरल लेंथ से दबा के रखा हुआ है। तो वो गुस्सा तो भरा हुआ है, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अब वही गुस्सा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो गया, तो वो तो लिखना पड़ेगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में मुझे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखना होगा। कितना स्टोर होगा, जितना स्प्रिंग पे वर्क किया गया उतना ही तो होगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दी। तो ये ध्यान रहे ग्रेविटी वाली 0 हुई है लेकिन स्प्रिंग वाली 0 नहीं हुई है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया और लगा कि जब हम ये फॉर्मूले लिखते हैं तो सिस्टम का पूरा एनर्जी देखेंगे, किसी इंडिविजुअल बॉडी का नहीं। अब नंबर आया कि सर ये काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले ब्लॉक रेस्ट में था, जब यहाँ पहुंच गया, ये देखिए मैंने 0 बोला है तभी, तो ये आगे वाली एनर्जी तो हो जाएगी 0। अब बच्चा देखो हमारे पास आया क्या, mgh आया। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, यहाँ से होगा mgx आया। राइट हैंड साइड में हमारे पास है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, बस इतना मिला हुआ है। अब इसको अगर हम और अच्छे से 2 को चलो एलसीएम ले लें, तो इसको हम लिखेंगे 2mgh प्लस 2mgx, और इक्वल में हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर ओनली, है ना। अब ये के एक्स स्क्वायर आ गया, इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो क्या हम ऐसे लिख दें कि ये के एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस का 2mgh होगा, ये माइनस का 2mgx होगा, और ये 0 होगा। अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी। ये और भी आसान हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम में तुमसे बोल दिया जाएगा m का वैल्यू 1 kg है, s का वैल्यू 5 मीटर है, कुछ दे देंगे। मैं तुम्हें देखो फिजिक्स का काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब आ गई मैथ जो मैंने समझाया था। अब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के आंसर लाने के लिए हम मैथ का यूज करेंगे, तो वो मैथ तुम्हें आनी चाहिए, और मुझे पता है कर सकते हो, मैं केवल याद दिलाने के लिए लिख दूं। अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो प्लस यहाँ क्या होगा, फिर ये प्लस माइनस आएगा। ये मेथड सारे बच्चों को पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर मैं इसमें पूछूं कि बेटा b का वैल्यू क्या है, तुम बता दोगे। कहाँ पर है x का कॉफिशिएंट, ये रहा, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि -2mg b का वैल्यू है। अब मैंने पूछा अच्छा बताओ a का वैल्यू मैं क्या लूँ, तो एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट के साथ क्या है, k है, तो ये k होगा। अब मैं पूछूंगा c का वैल्यू बताओ क्या है, तो कांस्टेंट टर्म ये रहा -2mgh पूरा, -2mgh। ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ डालेंगे तो हमारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम बनाना है, वो बोलेगा के का वैल्यू 1000 है, 50 है, 20 है, ये एच की हाइट बदलने लग जाएंगे, कोई मास बदलने लग जाएगा, मतलब क्वेश्चन तो हमारा हो गया ना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसी के साथ आगे चलो एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा और बढ़िया हो। अब देखो बच्चा, इसमें मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत मजा आएगा, इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे। देखो जैसे मैंने ये बोला कि यहाँ पर एक सरफेस है, इस प्रॉब्लम को लेने का मतलब है डिस्कशन, पूरे वर्क एनर्जी पावर का एक अच्छा सा रिवीजन इसमें तुम्हारा होने वाला है। कैसे, मैंने ये मान लिया कि यहाँ से ये हाइट है h, ध्यान से देखना है h। अब एक सिस्टम है हमारे पास, मैं इसकी लैंग्वेज पहले इसलिए नहीं लिखा कि मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन बना कैसे।
यहाँ m मास है और देखो ये स्प्रिंग है, इसके साथ में एक मास और अटैच हो गया 2m। ठीक, h हाइट पर है, इसके सामने ये हाइट है h। इस सिस्टम को रिलीज किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसकी मेरी क्वेश्चन सुनना कि जब ये रिलीज होगा यहाँ पर ऐसे आता है, और जब ये आता है तो लिखा होगा 2m will stick with the ground। बात सुनना, with the ग्राउंड, ये ग्राउंड में स्टिक कर जाता है। तो पूरा क्वेश्चन ये है, अब मुझे इसमें बताना है कि h का वैल्यू बताओ, फाइंड h सच दैट, मैं लैंग्वेज नहीं लिखना चाह रहा हूँ, ये h हमें बताना है जब ये मास m फिर से यहीं आ जाए जहां पे वो था। क्वेश्चन क्या है, पूरा एक बार फिर सुनो, ये जो हमारा सिस्टम है ये यहाँ से रिलीज किया गया, जब ये ग्राउंड पर हिट किया तो उस समय क्या हुआ, 2m ग्राउंड के साथ स्टिक कर गया, मतलब चिपक गया। ठीक, अब ये बताओ कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये वाला जो m मास का ब्लॉक है ये फिर से वहीं आ जाए जहां पे ये था। अब इसमें लगा कि यार हम सोचें कैसे, इसको करेंगे कैसे, फॉर्मेलिटी के लिए k का वैल्यू भी दे दिया गया। अब मुझे इस क्वेश्चन को समझना है, तो सबसे पहले अब ये बताओ, देखो पहले मैं इसकी सिचुएशन बनाता हूँ। पहले ये नीचे आएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर होगा मास m और यहाँ पर होगा 2m वाला ब्लॉक। ठीक, अब इसमें इस बात का क्या मतलब है कि ये स्टिक कर जाता है, जो क्वेश्चन में कहा है कि 2m ग्राउंड से स्टिक कर जाएगा, मतलब अगर तुम किसी दीवार को घूंसा मारो या किसी दीवार से सट के खड़े हो जाओ और दीवार से बिल्कुल स्टिक कर जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि दीवार तुम्हें नॉर्मल फोर्स नहीं दे रही है इतना कि तुम्हें धक्का मारे। कहने का मतलब है स्टिक कर जाने का मीनिंग है ग्राउंड इस पर किसी तरह का कोई रिवर्ट फोर्स नहीं डाल रही है। ये क्वेश्चन आगे जाके बहुत अच्छा होता है जब हम कॉलिजन पढ़ते हैं, तो वहां पे कॉलिजन में ये बोला जाता है कि E इक्वल 0 है। उसकी बात मैं अभी करूंगा नहीं, वो एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे ही ग्राउंड दीवार पे टच किया तो दीवार उसको वापसी में धक्का नहीं मारेगी। अच्छा, तो धक्का नहीं मारेगी तो सर ये ऊपर जाएगा कैसे, अब यही पॉइंट पकड़ना है। सोचो, जब ये नीचे यहाँ पे पहुंचा होगा तो उस समय नीचे जाने वाली स्पीड क्या रही होगी। अब मैं इसमें अगर वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से डाल दूं, देखना मैं फिर बोलूंगा, मैं आदत डलवा रहा हूँ, नॉन कंजर्वेटिव, ये बात मेरी रट लो बिल्कुल, हर बार ऐसे ही लिखोगे, एक्सटर्नल, चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन काइनेटिक। अब बताओ, क्या यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल है, नहीं। तो क्या मैं फिर वही लिख दूं, K1 यानी इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक, बन गया हमारा फॉर्मूला। जब ये सिस्टम को यहाँ से रिलीज किया गया तो उस समय अगर मैं ये पूछूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तुम बोलोगे सर 0। मैं पूछूंगा इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो ये सिस्टम को कितने हाइट से नीचे गिराया गया, h हाइट से गिराया गया, तो यहाँ बोलोगे सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। किस ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, m मास के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ये भी h हाइट ही नीचे आया है क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक साथ सटा हुआ था। तो अब यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो गई, क्योंकि मैं जो अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे अपने रेफरेंस लाइन को लेके रखा हुआ है, तो अब इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कौन से ब्लॉक की, मैं रिपीट कर दूं, m मास वाले की। तो देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से पता चल जाएगा कि स्पीड होगी 2gh। जब ये नीचे जाएगा तो कितनी स्पीड से नीचे जाएगा, 2gh। फिर एक बार मैंने जब इस क्वेश्चन को अप्रोच किया तो ये माना कि जो ये हाइट दी है ना ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था। अब ये पूरा सिस्टम यहाँ से ऊपर से खिसका और नीचे आ गया, अब ये नीचे कितना चला गया, h। तो ये m मास का जो ब्लॉक था ये कितना नीचे आया होगा, h। तो मैंने इस पॉइंट पर ये अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी, और वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा स्टाइल मैं बता ही चुका हूँ। तो उससे हमने ये निकाल दिया कि इसके पास
जो स्पीड होगी वो 2gh होगी। अब बच्चा पार्टी देखो इसमें क्या होगा, मैं इधर बना के दिखाता हूँ। जब ये ब्लॉक नीचे ग्राउंड के साथ टच हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा, 2m है, इसके ठीक ऊपर है ये m। अब ये होगा क्या, ये ब्लॉक नीचे आएगा, कितनी स्पीड से नीचे आएगा, ये निकाला है √2gh। नीचे आएगा, इसको कंप्रेस करेगा। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा था, यही पॉइंट डिस्कशन का है, तो स्प्रिंग के अंदर एक गुस्सा भर रही थी। अब वो गुस्सा भरती गई, जब ये पूरा ब्लॉक यहाँ आके अपनी स्पीड 0 कर गया, तो स्प्रिंग अपना गुस्सा तो निकालेगी, क्योंकि हर इंसान का फर्ज है वो अपने आप को रिलैक्स में लेकर आए। तो ये स्प्रिंग इसको एक झटका मारेगी कि यहाँ से हटो। तो अब वो जब हटेगा तो ये ब्लॉक जो है ये फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ये ऊपर जा रहा है। देखिए 2m अभी ग्राउंड पर ही लेटा हुआ है, मस्त आराम कर रहा है, वो कुछ नहीं हुआ। अब ये m मास का ब्लॉक फिर यहाँ पहुंचा, तो जब ये वापस आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 2gh। अब तुम लोग पूछोगे सर ये 2gh कैसे हो गई, भाई एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा है। तो जितना स्प्रिंग पे ब्लॉक ने काम किया उतना ही उसके अंदर गुस्सा इकट्ठा हो गया, तो उतनी एनर्जी से वो वापस भी करेगी। तो जिस स्पीड से इसने नीचे जाना स्टार्ट किया था, उसी स्पीड से ये वापस आ गया, कहाँ, उसी सेम पॉइंट पर आ गया ना। पर हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि ये वाला जो m है, इसको मुझे वहीं पहुंचाना है जहां पे वो था, जहां पे वो इनिशियली था। कैसे पहुंचे, सोचो। वो तभी पहुंच सकता है जब ये 2m वाला ब्लॉक नीचे से उठकर यहाँ पहुंच जाए और जो स्मॉल m वाला है वो यहाँ आ जाए, यही पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको ऊपर उठाएगा कौन, ये देखो, इसको उठाएगा कौन, यानी स्प्रिंग जो है वो इस 2m वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाए और उसको ऊपर लेकर जाए। भाई स्प्रिंग ही क्यों जाए, क्योंकि ग्राउंड तो इसको रिवर्ट में कुछ दे ही नहीं रहा है, वो तो ग्राउंड से तो जाके चिपक गया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि चलो मान लिया स्प्रिंग इसको फोर्स देगी, ऊपर उठाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स दे जो उसको ऊपर उठा ले। तो ये बताओ, जब ये ग्राउंड में रखा है तो इस पर फोर्स लगा कितना नीचे, 2mg, इसी से तो ग्राउंड में बैठा हुआ है ना ये। तो स्प्रिंग अगर इसको फोर्स लगाए 2mg, तो ये उठा के वापस वही 2mg ही क्यों, क्योंकि जितने फोर्स से ये नीचे गया था उतना ही वापस कर दो, फिर वहीं आ जाएगा जहां से चला था। किसी से 100 रुपए लिए 100 वापस कर दो, न्यूट्रल हो गए। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी उसका वैल्यू होगा kx। मैंने ये x कहां से पटका दिया, जब ब्लॉक नीचे आया, x मान लो कंप्रेस हो गया, वापस गया तो x फिर आ गया, तो स्प्रिंग एक झटका मारेगी और इस ब्लॉक को यहां से यहां तक अगर वो पहुंचा दे दोबारा, किसको, इसको, तो ये वापस आ जाएगी। अब मुझे ये जानना है कि ये मैं कैसे जानूं कि ये वाली हाइट कितनी है। ध्यान से सुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे जानूं। तो अब यहां से देखो, ये जो फोर्स लगा, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ रही है, 2mg/k, देखो आ रही है x का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा वाला ब्लॉक था, जितना उसने इसको दबाया, उसने ब्लॉक को उतना ही वापस पहुंचाया, तो ये ब्लॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। जब ऊपर जाने के तैयार हुआ तो इसकी स्पीड हो गई 2gh। और इस छोटे वाले ब्लॉक पर स्प्रिंग ने जो अपनी एनर्जी खर्च की उसको ऊपर लाने में, फोर्स के फॉर्म में, वो कितना दिया, 2mg के इक्वल। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो x का वैल्यू है दबाने और उठाने का, वो 2mg/k है। मतलब ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, ये वाली हाइट ऊपर जाएगा और वो कितनी होगी, 2mg/k, इतनी हाइट ये ऊपर जाएगा। अब इस पूरे डिस्कशन में हमें ये पता चल गया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लो, कि जो ये 2m वाला ब्लॉक जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो उसके पास स्पीड होगी 2gh। कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, वो होगा 2mg/k। और मेरा टारगेट है ये h का वैल्यू बताना कि ये h कितना है कि ये फिर से वहीं पर पहुंच जाए। अब ये क्वेश्चन का हमने डिस्कशन को पूरा कर लिया। तो बच्चा पार्टी समझ गए ना, 2m को वापस जाना है, सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग है, स्प्रिंग ही इसको ऊपर ले जा सकती है, कितना फोर्स देगी, 2mg। तो ये था कंसेप्चुअल डिस्कशन, ठीक है।
अब इसका मैथमेटिकल पार्ट हम लोग करते हैं। तो मैथमेटिकल पार्ट जब हम इसका शुरू करेंगे तो चलो मैं यही जगह बना लेता हूँ, नहीं तो फिर समझने में, चलो यही लिख देता हूँ, हो जाएगा इतने में, तो बाद में बोर्ड चेंज करूंगा। देखो, अब मैं इसकी बनाऊंगा एनर्जी अपनी इक्वेशन। इक्वेशन के लिए देखो क्या है, एक सेकेंड। इक्वेशन हमारी वही रहेगी, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, फिर से वर्क डन बाई, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है फिर आदत डलवाने के लिए, एक्सटर्नल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका कंप्लीट फॉर्मेट है। यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव जीरो है और एक्सटर्नल जीरो है, तो मैं फिर से लिखूंगा इनिशियल और पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल और पोटेंशियल फाइनल। ये देखो इक्वेशन बन के यहाँ पे रेडी हो गई। अब यहाँ पे मैं तुम्हें यही थोड़ा समझा दूं फिर आगे जाऊंगा। अब मुझे ये सारी वैल्यू लिखनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब ध्यान रहे ये थ्योरम मैं लगा कहाँ रहा हूँ, अपने इस वाले स्टेप पे अब लगा रहा हूँ, ये वाले स्टेप पे, यहाँ पे। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अब मैं उसको ने अगले वाले बोर्ड पे लेके चलता हूँ तुम्हें। देखो, हमारे पास इक्वेशन आ गई, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल, ये वाली फाइनल पोटेंशियल। और जो सिस्टम है यहाँ पे रफली जल्दी से बना दूं, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये स्पीड कितनी है 2gh, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कितना है √2gh का स्क्वायर। अब मुझे बताना है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी होगी। तो ध्यान रहे, स्प्रिंग का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब कितना है, स्प्रिंग का सारा गुस्सा तो तुम लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा तो जितना स्प्रिंग को दबाया गया था उतना वो वापस फिर से अपनी गुस्सा को निकाल चुकी है। तो इस समय स्प्रिंग के अंदर किसी टाइप की कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। अब मैं पूछूंगा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी का काम तो हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दो लोग दे सकते हैं, एक स्प्रिंग और एक ग्रेविटी। स्प्रिंग का मैं लूंगा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग का सारा गुस्सा अब निकल चुका है, उसने ब्लॉक को बाहर लात मार दी है, उसको फेंक दिया है। अब बचा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के है। अब ग्रेविटी में क्या होगा, जब ये वापस जाने लगा तो इसी को मैंने रेफरेंस लाइन लेके रखा हुआ है, तो अभी इस ब्लॉक का हाइट यहाँ से क्रॉस करते टाइम है ही नहीं, तो मैं इसको भी 0 लिख दूंगा। अब मैं पहुंचा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के पास, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और लेकिन लास्ट में वो ब्लॉक वहीं जाके फिर से रुक जाएगा, तो काइनेटिक तो हो गई 0। अब नंबर किसका आया, फाइनल पोटेंशियल का। पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्मेट पर है, ग्रेविटी का और स्प्रिंग का। तो पहले लिखो तुम इसमें ग्रेविटी का, mg, कितनी हाइट पर ये जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने अभी समझाया था, x का वैल्यू कितना आया था 2mg/k, जो ताकत स्प्रिंग ने लगाई, इतनी हाइट ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर लिखना होगा 2mg/k। ये तो हो गई ग्रेविटी की। अब नंबर आया स्प्रिंग का, स्प्रिंग में कितना होगा, तो फिर लिखो हाफ के। अब x का वैल्यू क्या है, मैंने अभी समझाया, x को नीचे आना ऊपर जाना तुमने कितना निकाला हुआ है, वो ये निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू फिर से यहाँ आ जाएगी 2mg/k। तो हमारे पास जो कंप्लीट इक्वेशन आएगी वो आएगी हाफ m, इसको अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं 2gh। राइट हैंड साइड में जो हमें मिलने वाला है वो है mg, अगर mg का मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर और स्क्वायर, यहाँ पर 2 भी होगा, अपॉन में k होगा, प्लस यहाँ पर हाफ होगा, और ये देखिए स्क्वायर में भूल गया लगाना है, इस k को जब स्क्वायर ओपन करोगे तो कट जाएगा, मैं ये k लिखूंगा नहीं, यहाँ आएगा 4m²g²/k। हमारा टारगेट है h को निकालना, और ये कोई अब बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो अब आ गई है मैथ, तो मैं mg को काट दूं, mg काट दूं, यहाँ से mg और यहाँ से 2 से 2। अगर सिर्फ h की वैल्यू निकालनी हो तो h इक्वल क्या होगा, यहाँ से जब तुम पूरा सॉल्व करके आओगे तो ये आएगा 4mg/k। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ओलंपियाड लेवल का था, मैंने समझाने की कोशिश की। कोशिश इसमें ये की गई है कि तुम चीजों को एनालाइज कैसे करोगे।
इस प्रॉब्लम में सिर्फ जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, पूरा सिस्टम नीचे आएगा, ब्लॉक जब पहुंचेगा तो स्पीड क्या है, उसको वहीं वापस जाना है, तो पूरा रास्ता रिट्रेस करेगा, जिस स्पीड से अंदर जाना स्टार्ट करेगा ऊपर वाला एम उतने से वापस जाएगा। क्वेश्चन ये था कि 2 mg ऊपर क्यों आएगा, ग्राउंड तो भेजेगी नहीं, तो स्प्रिंग अपनी एनर्जी खर्च करेगी, कितनी करेगी, जितना उसका वेट होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, इक्विलिब्रियम से निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार समझ नहीं आए तो उसको 2 बार देखना, लेकिन समझ में आना जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो और अच्छा इससे। अब इसमें बच्चा लोग ये देखना है एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसको देखो, इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग बनाया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे ले लो 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। स्प्रिंग यहाँ पर जब रहती है तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब रिलैक्स में है, तो ये मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन बताई। 1 kg का ब्लॉक है जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसने कंप्रेस किया हुआ है। स्प्रिंग कंप्रेस कितना किया हुआ है, ये देखिए, इक्विलिब्रियम से 2 मीटर इसने कंप्रेस किया। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग को 1 kg वाले ब्लॉक से 2 मीटर मीन पोजीशन से कंप्रेस किया जाता है, और इस पूरे सरफेस का जहां से स्प्रिंग कनेक्ट है और जहां तक भी ये ब्लॉक जाना चाहे उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। आफ्टर रिलीजिंग ए ब्लॉक it will stop by traveling a distance x, find the value of x। जब इसको छोड़ दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद ये रुक जाता है, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, तो x का वैल्यू बताओ। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा, देखना, फिर वही पुरानी बात आएगी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब हमारा रियल इक्वेशन बताइए, क्या एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं, क्या नॉन कंजर्वेटिव है, यस। तो अब हमें इक्वेशन की आदत तो लगी गई है तो क्या दिक्कत है, मतलब ये है कि जैसे ही इस ब्लॉक को रिलीज किया जाएगा, ये जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, एक सिंपल सी चीज है, जब स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन में आएगी तो ब्लॉक को छोड़ देगी, क्योंकि स्प्रिंग और आगे तो जाएगी नहीं। तो अब ये ब्लॉक आगे चलेगा, ऐसे जाएगा और जाने के बाद ये कहीं पे रुक जाएगा। जब ये जाता है तो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हमें x का वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन है एकदम सिंपल। अब ये नॉन कंजर्वेटिव यहाँ कौन है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा। अब मैं यहाँ लिख दूंगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 180 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन होगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, यानी वही पुराना वाला फंडा आ गया। और उसके बाद एक्सटर्नल यहाँ है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। अब नंबर आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैं लिख देता हूँ फाइनल, इनिशियल, काइनेटिक में फाइनल और इनिशियल, यही फंडा है। अब सोचो जरा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एन होता है। अब यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है, सीधा लिखो, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.5, हम लोग लिखेंगे 1/2, है ना। अब 1/2 लिखने के बाद हमें चाहिए mg, m है 1, g है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 mg हो गया। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए म्यू आ गया, ये n आ गया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। बच्चा यहीं पे गलती हो सकती है, ध्यान से सुनो। ब्लॉक जहां से चलना स्टार्ट करता है वो पोजीशन है तुम्हारी ये, मीन पोजीशन से 2 मीटर एडवांस, जाना है आगे x डिस्टेंस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल अप टू फाइनल कितना होगा, बस यहाँ गलती मत कर देना, 2 + x होगा। और यहाँ एक माइनस साइन मैंने लगाया, वो लगाया 180 की वजह से। क्लियर हो गया, फ्रिक्शन लिख दिया, नॉर्मल लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, cos 180 का वैल्यू लिख दिया, काम खत्म हो गया। अब मैं चला राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटी की यहाँ होगी नहीं, स्प्रिंग इसको छोड़ चुकी है, तो ये स्प्रिंग वाली 0, ग्रेविटी वाली 0, ये तो हो गया फाइनल का वैल्यू, हो गया ना। अब तुम सोचो ये इनिशियल का क्या होगा, जब स्प्रिंग को इनिशियली चेक करोगे, सॉरी यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, माइनस आएगा, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस इनिशियल। स्प्रिंग शुरुआत में कंप्रेस थी, कितनी, ½ kx²,
क्योंकि ऑलरेडी इसको देखो तुमने कंप्रेस करके रखा था, तो स्प्रिंग में तो गुस्सा भरी हुई है भाई, उसको तो हम हटा नहीं पाएंगे। अब बताओ फाइनल काइनेटिक कितना, जब क्वेश्चन ने बोला रुक जाता है तो 0। पहले कितनी थी, अरे भाई जब कंप्रेस करके रखा हुआ था तो पहले भी 0 थी। जो सारी वैल्यूज हमने देखो यहाँ डाल दी। अब बोलो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे बचा 5, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2, फिर होगा 5 इंटू एक्स, और इधर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 10, और प्लस का होगा 5x, और यहाँ होगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आएगी इसमें सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखना, ये वैल्यू में हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, मैंने ध्यान नहीं दिया। x डिस्टेंस है, ये वाली x इसके साथ कंपेयर मत कर लेना, क्योंकि ये x को मैं x नॉट लिख दूं तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है। ये देखो कितनी है, इनिशियल वाली जो कंप्रेस है वो कितना किया गया है, 2 मीटर किया गया है। अब यहाँ पे बस वैल्यू डालनी है, तो 10 ये होगा, 5x ये होगा, 1/2। के का वैल्यू देखो प्रॉब्लम में 50 दिया हुआ था, 50 लिख दो। अब आ जाओ x पर, x हमें कितना दिया 2, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ देख लो, ये होंगे 25, सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में बना 100, यहाँ रह जाएगा x। इस 100 से ये 10 माइनस करोगे तो 90 आएगा, ये वाले 5 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, तो x का वैल्यू आएगा 18 मीटर। मतलब ये 18 मीटर के बाद रुक जाएगा। इसमें क्या क्या हुआ, मैं बार बार वही समझा रहा हूँ कि एक तो इक्वेशन लिखने की आदत ये डाल दो, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ा। जैसे ही तुमने अपने आप से पूछा क्या नॉन कंजर्वेटिव ने वर्क किया, हाँ फ्रिक्शन है। क्या एक्सटर्नल ने किया, नहीं। इनिशियल पोटेंशियल जब भी निकालो पूरे सिस्टम का देखो, काइनेटिक देख लो, सारी वैल्यूज डाल दो, आंसर को तो आना ही पड़ेगा। तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन का मैं और फॉर्मेट बना देता हूँ, सॉल्व तुम लोग कर लेना, कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, देख लो वो और अच्छा है, डाउट क्लियर कर देगा। अब देखो बच्चा, इसमें एक अपना ये वाला एग्जांपल, इसमें मैंने क्या करा, एक यहाँ पे वेज बनाया हुआ है जो पहले से फिक्स है, ठीक। इसकी हाइट है 2 मीटर। यहाँ पर एक एन मास का ब्लॉक रखा है जिसका मास है 1 kg। ध्यान से देखना क्वेश्चन नहीं, इससे क्या सीखोगे उस पर फोकस करो। एंगल है 37, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2। देख रहे थे पहले वर्क एनर्जी में विदाउट फ्रिक्शन पढ़ते थे कितना आसान था, अब धीमे धीमे चीजें बढ़ती हैं। फिर ये ब्लॉक यहाँ से खिसकता है, और ये वाली डिस्टेंस 2 मीटर कवर करने के बाद ये इसको हिट करता है। हिट करने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, और जहां से ये क्यू पॉइंट है यहाँ से लेके और पूरा नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ना, उसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, और इंक्लाइनेशन का है 0.2, ये ध्यान रखना है। यानी ब्लॉक पहले खिसका, नीचे आया, 2 मीटर चला, स्प्रिंग को हिट किया, लेकिन जब चला तो वहां फ्रिक्शन था। तो मुझे ये बताना है कि अब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो जाएगी। अब देखना, इस क्वेश्चन को कितना भी बड़ा लोग डेटा बना ले, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है तो तुम फंसोगे नहीं। अब देखना तुम्हें आदत क्या पड़ गई है, तुम्हें मैंने एक आदत डलवाई है लिखने की, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, और डेल्टा यू और प्लस का डेल्टा के। अब क्या यहाँ एक्सटर्नल है, नहीं है। क्या नॉन कंजर्वेटिव है, यस। अब यहाँ पर आके तुम रुक जाओगे। नॉन कंजर्वेटिव पी से लेकर क्यू तक भी है और क्यू से लेकर आर तक भी है। तो मैं आगे नहीं गया, हमने सीधा देखा कि क्यों ना हम पहले इसी को सॉल्व कर लें। तो जब ये पी से क्यू जाएगा, तो सोचो जो ये वाला तुम्हारा ब्लॉक था ऐसे, ये पीछे इस पे फ्रिक्शन लगा होगा और आगे ये बड़ा होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना, मैं लिखूंगा म्यू एन, मैंने कहा था आदत डाल लो। फिर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और कॉस की वैल्यू होगी 180, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। एक फोर्स तो मुझे ये मिलेगा, और कहीं मिलेगा, यस, क्योंकि अब इसको जाना है क्यू से आर। तो मैं पूरा निकाले दे रहा हूँ, पहले पी से चलो क्यू पे पहुंचो, फिर क्यू से चलो आर पे पहुंचो, तो पूरा वर्क डन निकालो। तो पूरे निकालने के लिए फिर मैं वही लिखूंगा, फ्रिक्शन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और कॉस का वैल्यू फिक्स है 180। और इस क्वेश्चन को करने से पहले वर्क डन मैं तुम्हें क्लियर कर ही चुका हूँ। अब सोचो, जो पहला वाला केस है
यहाँ पे म्यू एन हमें निकालना है, म्यू का वैल्यू 0.2, देखना कितना आसान होता जा रहा है। ये 0.2 लिख दिया। बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 1 kg का ब्लॉक है तो ये होगा 10, लेकिन अकेला 10 नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉस भी आएगा, इंक्लाइनेशन है। तो अब मैं लिखूंगा cos 37, देखना ये हो गया cos 37, हो गया ना, इनटू अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट P से लेकर Q तक। ध्यान से देखो PQ का डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। अगर ये कंजर्वेटिव होता तो पाथ इंडिपेंडेंट होता तो मैं ले लेता 2 मीटर, पर यहाँ दिमाग को खोलो, फ्रिक्शन है, कंजर्वेटिव नहीं है, तो मुझे पाथ का लेना होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं साइन 37, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर जो कि 2 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो d, तो d का वैल्यू कितना होगा अगर मैं सॉल्व करूं 2, साइन 37 मैंने तुम्हें रटा दिया है लिख लिख के, कितना होता है 3/5, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10/3, हो गया ना, ये देखो। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 10/3, और माइनस साइन लगाना भूलना नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हो गया। अब चलो इस दूसरे वाले सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे दिमाग क्या खुला रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल चुका है, तो चलो 1/2 होगा, 0.5 का मतलब नॉर्मल फोर्स कितना, वही 10 रहेगा। आ गया। अब यहाँ पर गलती हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बच्चा ये चला है Q से और कंप्रेशन भी करेगा, मान लो स्प्रिंग को X दबाएगा तो इसको टोटल चलना कितना पड़ेगा। देखो फिजिक्स में सारी चीजें सोचते चलो टफ कभी नहीं लगेगा। अब डिस्प्लेसमेंट होगा, सर 2 तो चलेगा ये बिना स्प्रिंग के, लेकिन स्प्रिंग को दबाएगा तब भी तो चलेगा। तो डिस्प्ले मान लो वो X कंप्रेशन किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, X यहाँ पर ऐड कर दो। बस ये देखो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन बन के रेडी हो गई। अब मैं ये वैल्यू निकाल चुका हूँ, ये पूरी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली है मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा। क्या लिखूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लिख के बता दे रहा हूँ। माइनस होगा, पॉइंट का 2 होगा, यहाँ 10 होगा, और cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4/5, और इनटू होगा 10/3, माइनस का यहाँ पर आएगा 5, ब्रैकेट के अंदर होगा 2 + x। अब मैं चला राइट हैंड साइड में एनर्जी के बारे में जानने। तो एनर्जी के बारे में जब तुम सोचोगे तो सोचो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस क्या होंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतनी तो होगी ना, ग्रेविटी की होगी क्या सर, नहीं। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने रेफरेंस माना हुआ है, तो जब ग्राउंड पे पहुंच गया तो बची कहाँ उसके पास। तो अब मैंने यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखी तो कितनी लिखी, देखना 12 kx²। अब ये पूछो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी क्या, जब ये ब्लॉक टॉप पे रहा होगा तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ग्राउंड, कितनी हाइट पे रहा होगा, 2 मीटर हाइट पे रहा होगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो लिखनी पड़ेगी। अब मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ mgh। मान लो m मास है और h हाइट है, तुम वैल्यू डाल देना, m का 1 दिया है, h का 2 दिया है, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम आ गया। अब मैंने देखा काइनेटिक का सर क्या होगा, जब चला था तो रेस्ट में था, और मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब रेस्ट में। तुम अपने आप से बातें करते रहो, वैल्यू डालते रहो, कुछ है नहीं यार इसमें। अब जैसे मान लो और हल्का करना हो तो मैं 1/2 लिख दूंगा, और k का वैल्यू 50 दिया था तो यहाँ पे 50 रख दो, x हमें निकालना है उसको छोड़ दो, m का वैल्यू 1, g को मिला के लिखोगे तो 10, h का वैल्यू दिया 2। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सिर्फ x ही एक ऐसा वैल्यू है जो कि अननोन है। फिजिक्स खत्म, मैथ चालू। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, प्लस वाली वैल्यू लोगे, आंसर आएगा। मैं आंसर के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि यही थोड़ी ना आने वाला है। मैंने जो समझाया है उस पर फोकस करो और ट्राई करो। फिर इसमें वर्क एनर्जी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे भी डालूंगा। अब क्वेश्चंस की बात करूंगा, फिर देखते हैं।